हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमताओं का विकास, इसके लघु प्रश्न लेकर आए हैं। इसके वस्तुनिष्ठ और अति लघु प्रश्न हम पिछले 4 पार्ट्स में करा चुके हैं। आज हम इसका 5th पार्ट लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। इनसे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इनके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं होने पाता। साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो भी वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का महत्व बताइए। प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन खुद से सीखने की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को उनके रुचि की किताबें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चित्रों वाली किताबों का उपयोग करने से छात्रों में सीखने की रुचि बढ़ाई जा सकती है तथा छात्र रंगीन किताबों की ओर आकर्षित होकर मन लगाकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पप्राण प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में अंतर बताइए। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे खा, घा, झा और फा। अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे का, घा, जा और पा। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में भेद बताइए। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और लास्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर बताइए। अनुनासिक स्वर है अनुस्वार मूल के से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों का अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी, हंस हंसने की क्रिया, धूल गांव, मुंह धुंधले, कुआं चांद कांच आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। श्रवण कौशल, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनना, ध्वनि की विभेदीकरण करने की क्षमता विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविताओं के प्रकार बताइए। कविता के 3 प्रकार होते हैं, गति कविता, कथा कविता और वर्णनात्मक कविता। गीत कविता होती है। ये कविता छंद मुक्त होने के साथ मजबूत विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। ज़्यादातर कविताओं, खासकर आधुनिक कविताएं, गीत कविताएं हैं। कथा कविता, यह कविता एक कहानी कहलाती है। इसकी रचना एक कहानी की तरह दिखती है, यानी संघर्ष और पात्रों का संभारण, कथनात्मक चरमोत्कर्ष। वर्णनात्मक कविता, ये कविता दुनिया का वर्ण करती है जो कवि के चारों ओर है। इसमें कवि विस्तृत कल्पना और विशेषणों का उपयोग करता है। ये कविता अन्य की तुलना में ब्रह्म केंद्रित होता है, जो कि अधिक व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोग बताइए। आधुनिक शिक्षा में गणित के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। गणित मनुष्य में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है। गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने एवं भावना को विकसित करने में सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन की विधियाँ। लेखन की 8 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में छात्रों को सुलेख की मुद्रित अभ्यास कॉपी दी जाती है, जिसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। बालक उन पर पेंसिल घुमाकर अक्षर व शब्द लिखने का अभ्यास करता है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक श्यामपट्ट या बालक अपनी कॉपी पर अभ्यास अक्षर या शब्द लिख देते हैं। बालक उनकी हूबहू नकल करके लिखने का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में लड़की
लकड़ी, प्लास्टिक अथवा गत्ते से बने वर्णों के कटआउट के बाहर पेंसिल घुमाता है। इस तरह बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होता है तथा उसे लिखने का अभ्यास करता है। नेक्स्ट है आपका जैटकोक विधि। इस विधि में बालक के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है तथा बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द लिखता है और मूल वाक्यों से मिलकर अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करता है। नेक्स्ट है आपका वर्ण परिचय। इस परंपरागत विधि में पहले क्रमशः अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद मात्रा और वर्णों के मेल से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। मतलब इसमें वर्ण परिचय में ये होता है कि पहले बच्चे को अक्षर और मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसे सरल वर्ड बताए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द द्वारा अक्षर ज्ञान। इस विधि में शब्द द्वारा बालकों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जिसके हेतु चित्र या वस्तु को दिखाया जाता है, यथा कबूतर का चित्र का, खरगोश का चित्र खा। नेक्स्ट है वाक्य द्वारा अक्षर ज्ञान। इसमें वाक्य द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। ये विधि लिखने की दृष्टि में उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है चित्र विधि। इसमें चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत से आप क्या समझते हैं? लोकगीत जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोकगीतों के रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्दों का आश्रय उदाहरण। वे शब्द जिनका अर्थ एक सान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याप्त का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण बगिया, वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और सुंदर होती है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक ठीक वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? स्वतंत्र आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है, घोष, अघोष। घोष वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंपन होता है, घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे समस्त स्वर एवं व्यंजन का, चा, तथा ता आदि सभी वर्गों में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा यारा, ला और वा घोष है। अघोष जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे ध्वनियों वर्गों में प्रथम और द्वितीय वर्ण शा, श, सा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 और 19 में भी आया है। शुद्ध पठन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातें, शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग। इस क्वेश्चन को वो 3 तरीके से दे सकते हैं। इसका आंसर है पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातें। पढ़ते समय बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर सासुर पठन तथा उच्च स्तर पर मौन पाठन का अभ्यास कराना चाहिए। पठन के समय सर्वप्रथम आदर्श पठन प्रस्तुत कराना चाहिए। पढ़ते समय छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पठन में उच्चारण की परिशुद्धता, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, व्याकरणिक पद क्रम, पदबंध वाक्य विन्यास, पठन या वाचन शैली आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। शांत तथा रुचि वातावरण का निर्माण पठन के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के उपाय। शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना, शुद्ध बोलने वालों का साहचर्य, छात्रों को सही शब्द बोलने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। विराम चिन्ह शब्द और वाक्यों पर परस्पर संबंध बताते एवं किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के 6 प्रकार होते हैं। पूर्ण विराम, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नात्मक और विस्मयात्मक होने से पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्न विराम अथवा विस्मय विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी हिंद की राष्ट्रीय भाषा है। आप कहाँ जाते हैं? ओह। नेक्स्ट है अर्धविराम। इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है
और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम के आधार पर अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरना चाहिए, जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ। नेक्स्ट है आपका अल्पविराम। पढ़ते समय अथवा लिखते समय क्षण भर ठहरने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर या किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी अधर्ण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की स्थिति में अधर्ण के पूर्ण अपूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न विराम। इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगता है अथवा प्रत्येक प्रश्न के आगे लगते हैं। प्रश्न विराम ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। नेक्स्ट है विस्मय विराम। विस्मय विराम का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए होता है। इनमें वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का न होकर भावोद्वेग करना होता है। संबोधन करने में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह वाह कितना अच्छा गाते हो। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों के नाम और विराम के नाम और चिन्ह ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करें। देवनागरी लिपि लिखने पर अभ्यास कराते समय लकड़ी की मजबूत तथा चौरस आकार की चिकनी तख्ती देनी चाहिए। बच्चे को लेखी सड़कड़ें या किसी जंगली लकड़ी की बनी देनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात की स्याही भी तैयार कर लेनी चाहिए। दवात हमेशा बच्चे के दाईं ओर रखनी चाहिए ताकि कलम डुबोने में उसे कठिनाई ना हो। तख्ती पर ऊपर तथा नीचे और बाईं ओर हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए। अक्षरों को सुंदर एवं सुडौल और अनुपात में लिखना चाहिए। सुलेख लिखने का अभ्यास कॉपी में ही करवाया जाए। बाजार में सुलेख लेखन की कई प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं मिलती हैं, उनका प्रयोग अभ्यास के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेखन के समय बच्चों के समक्ष लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए। नमूने श्यामपट्ट या दीवारों पर लिखे होने चाहिए, जिससे बच्चे को सुंदर एवं समानुपाती लिखने की अभिप्रेरणा प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है। फर्स्ट, ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। आज ज्ञान के क्षेत्र पर निरंतर विकास हो रहा है। विभिन्न पुस्तकों का शिक्षा में उपयोग हो रहा है। पठन के द्वारा अच्छे ज्ञान वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक उपयोगिता। इसका है सामाजिक रूप में पठन बहुत उपयोगी होता है। मनुष्य को सामाजिक जीवन में प्रत्येक बहुत काम करने पड़ते हैं। चाहे हम किसी बैंक में या सरकारी कार्य में, बिना पठन के कोई कार्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है समाचारों को जानने के लिए उपयोगिता। आज के युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास हो रहा है। समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं को प्रकाशित करता है। प्रातःकाल उठने समाचार पत्र पढ़ना चाहता है, अतः पठन का समाचार को जानने में भी उपयोगी है। नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कभी मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो इसके शास्त्र और वाचन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। अतः साहित्य अध्ययन के लिए भी पठन आवश्यक है। मनोरंजन में सहायक। हम हर स्थल पर कविता कहानी के माध्यम से अपना मनोरंजन पठन की सहायता से में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 9 तक की संख्याओं का वस्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने तथा लिखने की प्रक्रिया समझ। निचली कक्षाओं में 1 से 9 तक की गिनती बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, लकीरों की सहायता से ली जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। खेल खेल में वस्तुओं को गिनना तथा घटाना, जोड़ना बहुत सरल से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से हम बच्चों को अगर कुछ भी बनाकर दे सकते हैं तो खेल खेल में बच्चे गिनती आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन से आशय। पत्र लेखन एक गद्य लेखन है। इसके समस्या के संदर्भ में समाधान हेतु सहायता
की प्रार्थना भी की जाती है। व्यक्तिगत पत्रों में विभिन्न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मित्रता एवं अनौपचारिक विचार होते हैं। व्यावसायिक पत्र अधिक औपचारिक तथा समाधान केंद्रित होते हैं। पत्र लिखने की विशेष शैली होती है। हमें एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र तो आजकल सभी को लिखना आता होगा। इस तरीके से हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सासुर पाठन से क्या तात्पर्य है। सासुर पाठन वे पाठन है जिसमें तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण किया जाता है। ये स्वर युक्त है। सासुर पाठन का महत्व। सासुर पाठन में उच्चारण में शुद्धता आती है। इस प्रकार के पठन में सासुर का आरोह, अवरोह, बालाघात, प्रवाह, स्पष्टता तथा रसात्मकता के गुण छात्र में आते हैं। सासुर पाठन द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा आदर्श पठन तथा छात्र द्वारा अनुकरण पठन किया जाता है। सासुर पाठन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें वाक् इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। इस पाठन में छात्रों में संकोच तथा झिझक दूर होती है और उनमें आत्मविश्वास का सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य किसे कहते हैं। विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द को वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की 5 विशेषताएं हैं। सार्थक। वाक्य रचना में प्रयुक्त होने वाले सभी पद सार्थक होना चाहिए। योग्यता। योग्यता का तात्पर्य क्षमता से है। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को आपस में संगति होनी चाहिए। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। इच्छा का तात्पर्य वाक्य की पूर्णता से है। इसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में कोई अधूरापन रह जाए। आसक्ति तथा निकटता। आसक्ति का अभिप्राय वाक्य के शब्दों का एक ही समय पर प्रयोग है। एक वाक्य में शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी आवश्यक है। पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा का शिक्षण करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, भाषा शिक्षण में संकोची छात्रों को बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है, अतः विभिन्न सहगामी क्रियाओं के माध्यम से संकोची छात्रों को अभ्यास करना चाहिए। यदि छात्रों को हिंदी बोलने तथा अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने में अधिक अवसर दिए जाएं। अध्यापक सही स्वर का प्रयोग करना चाहिए तथा द्व्यर्थी शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए। छात्रों में धैर्य विकसित करना चाहिए क्योंकि भाषा एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। छात्रों की भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरोही अवरोही क्रम। बालकों को यह सिखाना होता है कि संख्या में बढ़ते को आरोही तथा घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। इस हिसाब से ये हमें फिलअप भरनी है। इसमें लिखा है उदाहरण में खाली स्थान में ठीक पहले की संख्या घटता हुआ क्रम लिखना है, तो इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका खाली स्थानों के ठीक बाद वाली संख्या, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। मानवीय विचारों का अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल में संचित करता है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में सुरक्षित हैं। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य किसे अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मन के विचारों और भावनाओं को पूर्णतः स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने वाले सार्थक और व्यक्तित्व शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। विधि सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात के कहने अथवा कार्य के होने का बोध हो उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका निषेध सूचक वाक्य, जिस वाक्यों में बात अथवा कार्य न होने का बोध हो उसे निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे जाओ अपना पाठ याद करो। नेक्स्ट प्रश्न सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है विस्मय सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख अथवा आश्चर्य का बोध हो उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे ये क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर के भेद किन किन आधार पर किए जाते हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए।
स्वर से आश्रय स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जो मुख में बिना किसी प्रकार अवरोध हुए उच्चारित होते हैं। फेफड़ों में आने वाले वायु ओष तथा उनमें आगे तक अवरुद्ध नहीं होती। इनको कहीं संकीर्ण मार्ग में नहीं निकलना पड़ता। ये मुख विवरण को स्वर सीमा से ऊपर नहीं जाती। इसमें स्वरतंत्री के ऊपर वाले वक्र अवयव में कंपन नहीं होता। ये साधारणतया घोष ध्वनियाँ होती हैं, परंतु ऐसा अनिवार्य नहीं। स्वर की परिभाषा पतंजलि में ने लिखा है, जो स्वर प्रकाशित होते हैं वे स्वर हैं। स्वयं राजन्ते स्वरः अवगत भवति व्यंजनम। इस परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं एवं व्यंजन उनका अनुकरण करते हैं। वस्तुतः स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और श्वास वायु मुक्त रूप में से बिना किसी बाधा के निकल जाती है। स्वर के भेद आ ई उ ऋषि ए ओ ए। स्वर उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं आ ई उ। दीर्घ स्वर में आते हैं आ ई उ ए ओ और शी। दीर्घ स्वर। लुप्त स्वर दो मात्राओं से अधिक समय लगे, जैसे ओम। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दहाई एवं सैकड़ा में अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। दहाई 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ देने पर 10 इकाई या 1 दहाई हो जाती है। इस प्रकार 20 इकाई को 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दहाई, 40 इकाई को 4 दहाई, 50 इकाई को 5 दहाई कहा जाता है। इस तरीके से 10 इकाई 1 दहाई, 40 इकाई 4 दहाई, 6 इकाई 6 दहाई। यदि 90 इकाई में 10 इकाई जोड़ दें तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, जिसमें दहाई ओर से पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा कहलाते हैं। इस प्रकार 100 इकाई के समूह को सैकड़े अथवा 100 कहेंगे। चूंकि 100 इकाई 10 दहाई के बराबर होती है, इसलिए 10 दहाई के समूह को भी सैकड़ा अथवा 100 कहेंगे। इस प्रकार 20 दहाई को 2 सैकड़ा, 30 दहाई को 3 सैकड़ा, 80 दहाई को 8 सैकड़ा, 90 दहाई को 9 सैकड़ा। जैसे इस तरीके से हम सारणी में देख सकते हैं। 10 1 दहाई 60 दहाई, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी ये सैकड़ा आ गया। 3 अंकों की प्रथम संख्या 100 होती है, जो 99 से 1 अधिक होती है। इस प्रकार 124 में 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 4 इकाई होते हैं। उदाहरण इस तरीके से दे रखा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाच्य किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें यह जाना जाता है कि वाक्यकर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा कहा जाता है। वाच्य परिवर्तन के प्रकार। वाच्य परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञान होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधान। इसका उदाहरण है अनीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पढ़ती है क्रिया का कर्ता अनीता वाक्य का कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य उद्देश्य क्रिया का अर्थ है, अर्थ क्रिया में कर्म की प्रधानता है। उदाहरण अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यह पढ़ी गई क्रिया का कर्म पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है, अतः पढ़ी गई क्रिया कर्मवाच्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। कृतवाच्य अनीता कविता रचती है। अनीता द्वारा कविता रची गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा। बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को पीटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वर के प्रयोग के नियम बताइए। अनुस्वर का प्रयोग केवल अंतःहिस्सा और ऊष्म वर्णों के साथ होता है। शेष वर्णों के द्वारा अनुस्वर के स्थान पर वे वर्ण जिस वर्ग या वर्ग से संबंधित है उस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन किसे कहते हैं। पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। पठन का शब्द है अर्थ है पढ़ना। संस्कृत के पठ धातु में श्रुत प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। भाषाई कौशल है सुबोबली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना।
किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। डिसेंट्स के अनुसार पठन लेखन द्वारा अधृत सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबोधित करके सार्थक देने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन क्या है? लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतरण है। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। भाषाई कौशल सुभोपली का चौथा क्रम है लिखना। मैं कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों अक्षरों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। उच्चारित ध्वनियों का प्रतीक अक्षर के माध्यम से व्यक्त करना है लिखना अथवा लेखन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के महत्व। लेखन से बच्चों की अक्षर बनावट में सुधार होता है, जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। लेखन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम और समाप्त हो जाती हैं। लेखन से बच्चों की भाषा में एकरूपता आती है। जब बच्चे किसी विषय वस्तु को लिखते हुए पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु जल्दी से बच्चे सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों को अपने देश की संस्कृति तथा सामाजिक विस्तार का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु महात्मा गांधी जी का विचार और जे मेनकी का विचार। महात्मा गांधी के अनुसार बच्चों को लिखना सीखने में पूर्व में इन्हें चित्रकला सिखाना चाहिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार अक्षर भी एक चित्र है। शिक्षाविद जे मेस्की और जे मेनकी के अनुसार जिस वस्तु पर लिखने की शिक्षा प्रदान की जाए उसका क्रम निम्न प्रकार से है। जमीन पर उंगली से, श्यामपट्ट पर चौक से, स्लेट पर चाकबत्ती से और अंत में कागज पर कलम और स्याही से लिखवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध लेखन में कौन कौन से तत्व हैं, उनके नाम बताइए। शुद्ध लेखन के तत्व। शुद्ध लेखन के 5 प्रमुख तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। अक्षर की बनावट, शिरोरेखाएं लगाना, अक्षर लिखने की गति, लिखने में स्वच्छता, लिखने में स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के पठन होते हैं, शाश्वत और मौन। शाश्वत पठन वे पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं, स्वर पठन कहलाते हैं। मौन पठन वे पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण नहीं करते, मौन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन का उद्देश्य। लेखन के उद्देश्य निम्नलिखित: बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, सुंदर अक्षर बनाने के लिए प्रेरित करना, मात्रा या विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करके लिखना सिखाना, मात्रात्मक त्रुटियों में सुधार करना, लिखित अभिव्यक्ति में निपुणता लगाना, नवीन कहानी, कविता, सूक्तियों एवं मुहावरों आदि के ज्ञान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि के कितने गुण हैं? भाषा की प्रथम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के संबंध में कहा गया है, ध्वनिते इति ध्वनि, अर्थात ध्वनि वही है जिसके द्वारा कोई शब्द, शोर, कोलाहल होता है। ध्वनि के माध्यम से ही बच्चों को किसी भी भाषा को लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। ध्वनि के गुण। ध्वनि के 4 गुण होते हैं, मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 5 अंग होते हैं, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ। ध्वनि। भाषा की प्रथम इकाई ध्वनि है। शब्द। अक्षर के अर्थपूर्ण व्याकरण समस्त अभियंत को शब्द कहा जाता है। रूप को पद भी कहा जाता है। शब्द तथा धातु रूप में अर्थयुक्त तत्व को रूप कहा जाता है। वाक्य। शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ। किसी भी भाषिक इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वे अर्थ कहलाती है। ध्वनि उच्चारण के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। काकल्य, कंठ, तालु, मूर्धा, वात्सल्य, दंत, ओष्ठ। काकल्य में वे ध्वनियाँ जो मुख से कंकाल से उत्पन्न होती हैं काकल्य कहलाती हैं। विसर्ग तथा हा। कंठ। वे ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं कंठ ध्वनि कहलाती हैं, जैसे का, वर्ग, का, खा, गा, घाणा तथा आ। तालु। इसका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती है, जैसे चा, वर्ग, ई आदि। मूर्धा। इसके उच्चारण में भी जीभ कोष्ठ तालु को छूती है, जैसे टा, वर्ग तथा णा, डा। वत्स्य। तालु के अंतिम भाग तथा मुसूड़े के स्पष्ट से उच्चारित होने वाली ध्वनि को वत्स ध्वनि कहते हैं, जैसे सा और ला। दंत। इसके उच्चारण में जीभ दंत के ऊपर भाग को छूती है, जैसे ता, वर्ग। ओष्ठ। इसके उच्चारण में ओष्ठ मदद करता है, जैसे पा, वर्ग। ये 2 प्रकार की होती है, दंतोष्ठ, द्विओष्ठ। दंतोष्ठ। इसके उच्चारण के ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ प्रयुक्त होते हैं, जैसे वा और फा।
दंत्योष्ठ। इसके उच्चारण में दोनों ओष्ठ का प्रयोग होता है, जैसे ऊ पा फा बा भा मा वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद से आशय जो अनेक वाक्यों से मिलकर बनता है अनुच्छेद कहलाता है। अच्छी अनुच्छेद लेखन से निम्न बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, वाक्य में व्याकरण संबंधी शुद्धि ना हो। नंबर 2, वाक्य में लिंग तथा वचन संबंधी शुद्धि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं? स्वर के भेद। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो बिना बाधा के उच्चारित होती हैं या जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्र ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं, आ ई ऊ ऋषि लिड़। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है, आ ई ऊ ऋषि। मिश्र स्वर। जिन स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग स्वरों से के मिलने से होता है उसे मिश्र स्वर कहते हैं, जैसे ए ओ। आ प्लस ई बराबर ए। इस प्रकार से इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्था, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा का पूरा स्पर्श होता है, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। नेक्स्ट है अंतःस्था व्यंजन। जो व्यंजन स्वर में स्थित हैं उन्हें अंतःस्था व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पष्ट करके गर्म हो जाती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, शा, श, सा, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई। नाम रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती। इसका है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोला नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी में सर्वप्रथम समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध थे। शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंध की रचना की। इनके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही अपने व्यक्तित्व को की छाप भी रहती थी। तर्क वितर्क, भाव और विचार, मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों पर। इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास चिंतामणि, नगरी प्राचीणी पत्रिका आदि। नेक्स्ट है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी वर्मा था। उनकी माता हिंदी की विदुषी महिला थी, सरल स्वभाव की थी। महादेव वर्मा गद्य पद्य दोनों में योगदान था। इनके प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश इंदौर से हुई थी। इंदौर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि दी गई। आपका देहावसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया था। इनकी रचनाएं हैं स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीपशिखा, यामा निहार, नशीम आदि। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ था। आपका साहित्य में योगदान समरले हैं। आपके काव्य, आत्मकथा आदि से संबंधित कई रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुक्लश आदि सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी का हुआ था। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA DPhil करने के बाद वहीं हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादन होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके अलावा ये उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी हैं। आपका निधन सन 1989 ईस्वी को हो गया। इसकी रचनाएं हैं अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसके फर्स्ट हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्मी गांव में 31 जुलाई सन 1980 को हुआ था। इन्होंने BA की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने उर्दू का विशेष ज्ञान था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए ये स्कूल अध्यापक में सब इंस्पेक्टर के पद पर। इनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दी के नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचना अधिक महत्व थी। उपन्यास, कहानीकार, संपादन, अनुवादन, नाटककार, निबंध लेखन आदि के रूप में प्रेमचंद प्रसिद्ध थे। 18 अक्टूबर 1977 को इनका निधन हो गया। रचनाएं, कृतियाँ।
सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पंचसी, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ इनकी आदि रचनाएं हैं। उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान, मंगलसूत्र इनके उपन्यास हैं। नाटक हैं संगम, करबला, प्रेम की वेदी। भाषा शैली इनकी है प्रेमचंद्र का विशाल कहानी साहित्य, मानव प्रकृति, मानव इतिहास तथा मानवीयता के हृदय स्पष्ट एवं कलापूर्ण चित्रों की परिपूर्ण है। इनकी कहानियों को लेख जीवन की विधि पक्षों को मर्मित चित्रण दिया गया। नेक्स्ट है इनके मैथिली चरण गुप्त। मैथिली चरण गुप्त का जन्म 30 अगस्त सन 1986 को चिरगांव जनपद झांसी में हुआ था। पिता का नाम रामचरण था। गुप्ता जी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। कृतियाँ हैं साकेत, यशोधरा, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, कुराण गीत, विश्व वेदना, रंग में भंग, किसान आदि। चंद्रहास गीत, नाट्य उनका, काव्य सत्य शिवम सुंदरम का। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 19 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। 6 जनवरी 1885 लगभग 34 वर्ष 4 माह की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कृति रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमेशु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित, प्रेम मालिनी, भारत वृता, विजय बल्ली, विजयनी, विजय पताका, बंद सभा, बकरी विलाप। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद अंतर्गत कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात इनका माता का निधन हो गया। पिता का नाम था गंगादत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1987 को हो गई। कृति रचनाएं हैं काव्यवाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजल, युगांत, युगवाणी, ग्राम उत्तरा, युगपत, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीतहंस, गीत पर्व, कला और बूढ़ा चांद। गीत नाट्य हैं ज्योत्सन्य, रजशिखर, धीमा। उपन्यास हैं हार। कहानी संग्रह हैं 5 कहानी। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। ये कुछ समानार्थी शब्द हैं अग्नि, आगन, अल्पावक, अश्व है, तुरंग, घोड़ा, आकाश, नभ, गगन, अंबर, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, आम, अम्र, फलशेष, रसाल, इंद्र, सुरपति, शक, पुरंद्र, सुरेंद्र, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, कमल, पंकज, नीरज, जलज, कपड़ा, चीर, परिधान, पट्ट, कोयल, पिक, कोकिल, श्याम। नेक्स्ट है खग, विहार, पक्षी, चिड़िया, गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर, गंगा, मंदाकिनी, देवंदी, गृह, सदन, भवन, मंदिर, गाय, गौ, देव, गौ, चंद्रमा। ये कुछ समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द। दामिनी, चपला, चंचाल, प्रभा, दिनांक, तारीख, तिथि, दूध, क्षीर, पेय, पीयूष, गौसर, नदी, सरिता, तरंगिनी, लहरी, पवन, वायु, सीमा, हवा, पिता, बाप, ताप, वालिद, पुत्र, तनय, आत्मीय, सुत, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा। कुछ पर्यायवाची शब्द ये भी हैं माँ, मातु, माता, मातृ, मोर, केकी, कलापी, शिखी, यमुना, कालिंद्री, कृष्ण, यमुना, हवा, पवन, समीर, समुद्र, सिंधु, सागर, जलधि, सरस्वती, भारती, शारदा, वीणा, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, हाथी, हस्त, गज, गजेंद्र, हिरण, हरिणी, हरिण, सुरभि, कुरंग, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाषा धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरे से समक्ष व्यक्त करता है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं। जिस रूप से वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि से लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण अक्षर क्या है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है।
अक्षर का अर्थ है अनाश्वान, अतः जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता वे वर्ण है। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण के प्रकार स्वर, व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिसके उच्चारण हेतु दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती स्वर कहलाते हैं। स्वर के हिंदी वर्णमाला में 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर आ ई उ ऋषि एक मात्रिक स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ और दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है, ये द्विमात्रिक स्वर है। नेक्स्ट है प्लुप्त, ये त्रिमात्रिक स्वर है, इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है अथवा जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम मात्रा से बाहर आती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्ण के प्रकार तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्पविराम कहलाते हैं। निम्नलिखित में का गा ड़ा चा जा आ टा डा ता था ना पा बा या रा लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख को श्वास वायु अधिक मात्रा में तथा अधिक गति से बाहर निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्णों का द्वितीय चतुर्थ वर्ण ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाता है। ये निम्न है खा घा चा झा टा डा ता धा पा भा शा शा साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 9 रचनाकारों को 2-2 उपन्यास के नाम, किन्हीं 5 रचनाकारों के 1-1 नाटक के नाम। आत्मकथा हरिवंश, राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। उपन्यास प्रेमचंद, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, रंगमूल, कर्मभूमि। जयशंकर प्रसाद, तितली, कंकाल। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अंध, खिला, फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। नेक्स्ट है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, परती, परिकथा, दीर्घतपा, तीसरी कसम। भगवती चरण वर्मा, पतन, चित्रलेखन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। राहुल संकृत्यान, सिंह, सेनापति, मधुर, स्वप्न। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अप्सरा, अलका, निरुपमा। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, अज्ञे। नदी का द्वीप, शेखर एवं जीवनी। इसके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। सुमित्रानंदन पंत, ज्योत्सना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, रुक्मणी। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, उत्तर प्रियदर्शी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नावली, विधा सुंदर। भारत जननी, भारत दूरदर्शन, अंधेरी नगरी, भगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की विशेषताएं बताइए। कविता की विशेषताएं हैं कविता रस, छंद तथा अलंकार से परिपूर्ण होती हैं। कविता संगीत में विचार हैं। कविता सत्यम शिवम सुंदरम आधारित होती हैं। कविता की रसानुभूति होती हैं। कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ व्याख्यान विधि, अभिनय विधि, अवबोध, व्यास विधि, गीत विधि, समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के प्रकार। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है सरल वाक्य कहलाते हैं, जैसे अर्जुन घर गया। संयुक्त वाक्य जिसमें वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द जैसे किंतु और आदि होते हैं, जैसे रात ठंडी है और चारों ओर घना कोहरा है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वे होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य उसके अधीन होते हैं। तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा और बोली में अंतर बताइए। बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बोली कुछ ही किलोमीटर पश्चात बदल जाती है, जबकि भाषा एक संपूर्ण राष्ट्र ही होती है। बोली क्षेत्रीय होती है। बोली का अधिकतम रूप मौलिक होता है, जबकि भाषा का रूप लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपठित अवतरण से क्या आशय। अपठित का अर्थ होता है ना पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल कराने का आशय ये देखने होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण में भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने ही समझ सकता है। अपठित वाक्य के अंतर्गत गद्य तथा पद दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों के उच्चारण में अशुद्धता के कारण बताइए। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, मानसिक संतुलन, प्रयत्न, लाघव, शारीरिक विकास, अक्षर व मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, अशुद्ध उच्चारण करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन अक्षमता, पठन की दक्षता, अवरोध को दूर करने का सुझाव। पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय। बालकों में चक्षु गति एवं पठन में
सामंजस्य स्थापना का अभ्यास कराया जाए। पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले कि अर्थ ग्रहण करता हुआ पढ़े, ऐसा उनको अभ्यास कराया जाए। पठन हेतु बालकों को बाल की छोटी छोटी कहानियाँ आदि से पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को कहानी सुनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कहानी डरावनी ना हो, कहानी से प्रेरक प्रसंग हो, कहानी कोई ना कोई संदेश देती हो, अध्यापक की सूचक होना चाहिए, कहानी की भाषा बालकों के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी लोककथा रोचक प्रसंगों को सुनने एवं याद करने संबंधित दर्शाएं। कहानी लोककथा रोचक प्रसंगों को सुनने एवं याद करने। नंबर 1, कहानी लोककथा रोचक प्रसंगों को एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं याद करना चाहिए। नंबर 2, बातचीत, संवाद, विचार विमर्श एवं घटनाओं को सुनकर समझना एवं याद करना। नेक्स्ट है कबीरदास। सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास का जन्म संवत 1455 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति में कबीर जी को लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया गया। कबीर का विवाह लोही नामक महिला से हुआ था तथा कमाल एवं कमाली के रूप में 2 क्रमशः पुनः पुत्र और पुत्री भी के पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। इनके इस कथन से स्पष्ट होता है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर जी समाज सुधारक कवि हुए और संवत 1575 में मगहर में उनका देहावसान हो गया। रचना बीज राखी रम। नेक्स्ट है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य में वे स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि और वेदव्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में ये दोहा सुप्रसिद्ध है। संवत 1500 विषय तिरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 1447 में हुआ। रत्नावली नामक महिला में इनका विवाह हुआ। आप राम भक्ति हेतु प्रसिद्ध है। तुलसीदास का देहावसान संवत 1680-1623 में हो गया। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहरावली, कवितावली आदि। नेक्स्ट है सूरदास। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अति प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रौनकता नामक गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास अंधे से कुछ लोग इन्हें जन्माद्यम मानते थे। सूरदास का निधन संवत 1640 ईस्वी को हो गया। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहर, सूर पंचसी, सूर सरावली आदि। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना